ठीक है यूनुस साहब, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अगर कहा जाए कि मतलब ये इसको पूरा कर सकता है जो हमारी फूड क्राइसिस का है, ये 1/4 हमारा जीडीपी का भी हिस्सा है, उसके बावजूद क्यों पाकिस्तान में सो कॉल्ड ग़ज़ाई इजनास का बहरान को शो करके हम इंपोर्ट करते रहे चीज़ें? जी चलिए देखें, मैं अब ये बातें सुन रहा था, मैं पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हमारे लिए एज अ नेशन एक शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो जिसका एग्रीकल्चरल बेस इतना बड़ा है और इतना पावरफुल है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फूड शॉर्टेज और फूड इनसिक्योरिटी और हम इंपोर्ट करें और प्राइसेस बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा कि हमें तो फूड एक्सपोर्टर होना चाहिए और हम थे भी और अभी भी कुछ चीज़ों में हैं। देखिए मेरा ख्याल है जो मेन हमारा प्रॉब्लम है वो मिसमैनेजमेंट का है। हमें एग्रीकल्चर समझ नहीं आती, हम उसको एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के और वो लोग पॉलिसीज बना रहे होते हैं जिनका एग्रीकल्चर के जो पल्स है उस पर हाथ नहीं होता। वो थियोरेटिकल नॉलेज पे बैठ के, तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट कि ऑन ग्राउंड एग्रीकल्चर और जो एक किताबी एग्रीकल्चर है या जो डिपार्टमेंट्स में बैठ के बात की जाती है उसका उस बीच में डिस्कनेक्ट है। अब डिस्कनेक्ट है क्या? आपको एक मिसाल दूं कि और जो ये फूड शॉर्टेज है ये अभी जो इमीडिएट हम एक क्राइसिस में आए हुए हैं और पैनिक सिचुएशन है, ये तो अभी क्रिएट हुई है। यूक्रेन रशिया वॉर हो गई या चाइना की क्रॉप की फेलियर की बात हुई, इंडिया ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया। ये जो बिल्डअप हो रहा था ये पिछले कोई 10, 12, 15 साल से बिल्डअप हो रहा है और लोग इस पर शोर मचा रहे थे। जब से क्लाइमेट चेंज की आवाज़ें लगना शुरू हुई हैं तब से ये चीज़ नज़र आ रही थी कि ये कहीं ना कहीं जाके इसने ये शक्ल ले ली है। कुछ नहीं किया गया। हम इसको हमारे एक एज अ नेशन, मेरे ख्याल हमारी एक ये फितरत है कि हम इंतजार कर रहे होते हैं कि सही हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा, कुदरत इंटरव्यू हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो सही बात भी है। मगर ये कि हमने जो अपना काम करना है वो हम नहीं करते। अब हमारे यहाँ मैं चंद चीज़ें आपको गिनाऊँ कि क्लाइमेट चेंज के अलावा वाटर, पानी का क्राइसिस ये आज का, ये कल का, ये 1 साल, ये 2 साल का नहीं है। ये नज़र आ रहा था पिछले 10, 15, 20 सालों से नजर आ रहा था कि हम इस सब जा रहे हैं। कुछ नहीं किया गया। हमारे 50, 60 सालों में डैम्स नहीं बने। अच्छा, डैम्स तो एक दुनिया भर में पानी तो अब कमोडिटी के तौर पे ट्रेडिंग होगी पानी के ऊपर। और देखिए हमारे यहाँ पानी फिर वेस्ट भी बहुत है, मिसमैनेजमेंट है। पानी कम नहीं है, आज भी हमारे पास पानी कम नहीं है। पानी का मिसमैनेजमेंट है, पानी की चोरी है, पानी में इनएफिशिएंसी है, पानी की कमी। मैं कहूँगा पहले के मुकाबले में हमारे पास अवेलेबिलिटी कम जरूर हुई है, मगर अभी भी इतनी किल्लत नहीं है कि हम फाकों की तरफ जाने लगे। तो एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि देखिए पानी ट्रैवल करता है, पानी आता है पहाड़ों से, आता है दरिया में, आता है दरिया से फिर आपका इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम में आगे कनाल्स हैं, कनाल्स में फिर आगे उनके हेड्स लगे होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है। एक चीज़ है, कोई भी चीज़ जब पानी ख़ास तौर पर कहीं से उसमें गुजरना है तो उसको साफ रास्ता चाहिए। ये एक प्रोसेस है। कनाल्स को साफ किया जाता है हर साल, जिसको भल सफाई कहा जाता है, डिसिल्टिंग कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हर साल बड़े ज़बरदस्त तरीके से पेपरों में होती है, ऑन ग्राउंड नहीं होती। जब वो कनाल्स क्लॉग हो जाएंगी, देखें पानी जब दरिया पहाड़ों से चलता हुआ आता है तो उसमें एक चीज़ आती है सिल्ट, ठीक है। वो सिल्ट उसका पानी का हिस्सा होता है, विच इज़ अ वेरी पावरफुल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। वो मगर वो क्या करता है, वो डिपॉजिट होता जाता है कनाल बैंक्स पे, दरिया के बैंक्स पे, साइडों पे, तो उसका जो रास्ता बंद होता जाता है। अब आपने उसको हर साल उस जो सिल्ट है, जो एक तरह की मट्टी कह लें, उसको उठाना होता है, निकालना होता है, रास्ता दोबारा खोलना होता है। वो हम करते नहीं है। वो बजट पास होता है मगर सफाई नहीं होती है, वो आगे आप समझती हैं। तो वो पानी जो है भी वो ट्रैवल नहीं कर पाता। फिर ये कि फिर जो पावरफुल है, जो बड़ा जमींदार है, उसने अपनी तरफ पानी खुलवा दिया, तो वो होता है। दूसरी चीज़ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, अच्छा उस क्लाइमेट चेंज पे आने से पहले मैं एक और बात कहूँ, जो आपका अभी इसमें भाई ने टच भी किया इशू पे कि जो हमारी रिसर्च है, हम आज भी हमारे पास जो बीज है, हम आज भी यील्ड अपनी 24, 25, 26 मन से ऊपर नहीं जा पाते हैं, जबकि दुनिया 70, 80 मन आराम से उठाती है। हमारे पास अल्लाह ने, कुदरत ने हमें एनवायरनमेंट दिया है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास वर्क फोर्स है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ कमी है, वो अकल की। और वो हम उसी, अगर वही बीज जो हम डाल रहे हैं ज़मीन में, अब ये हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको रिसर्च करके इम्प्रूव करके हम ऐसा बीज प्रोड्यूस करें जो यील्ड बढ़ाए। मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है। फिर क्लाइमेट चेंज से एक चीज़ जो हुई है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं, बिल्कुल ज़मीन की साख चेंज हुई है, साख चेंज हुई है। हमने ओवर फर्टिलाइजर, जो हमारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इतना ज़्यादा यूज़ करके ज़मीन को हमने उसकी क्वालिटी
सी इंट्रूजन बहुत बड़ा इशू है। जो आपका सदर्न बेल्ट है सिंध का, बदीन, ठट्टा, यहाँ की यील्ड्स बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है बिकॉज आपका समंदर, अच्छा समंदर इसलिए अंदर आ रहा है कि आपने दरिया में पानी नहीं छोड़ है, दरिया में पानी नहीं छोड़ है तो वो जो डेल्टा है वो रिवर्स फ्लो कर रहा है, ज़मीनी क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो ये इशूज ऐसे हैं कि ये एक सिटिंग में या एक चीज़ को उठा के हम सिर्फ जी यील्ड, वीट की शॉर्टेज को हम कैसे मैनेज करें, ऐसे नहीं होएगा। आपने एंड टू एंड हर चीज को साइमल्टेनियसली एंड टू एंड डील करना पड़ेगा, तब जाके आपकी फूड सिक्योरिटी को आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आप पीस मिल में करेंगे कि जी इस वक्त वीट की शॉर्टेज को हम ओवरकम कर लें तो 2 हफ्ते बाद कोई और चीज से उठाएगा। और सबसे बड़ी जो मिसिंग चीज कर रहे हैं हम वो ये कि जो ज़रूरी जमीन है उस पे हमारी हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है, जो कि बहुत बड़ा एक चीज और मैं आखिर में कह दूं कि अभी एक और बड़ा क्राइसिस आने वाला है क्योंकि पानी की कमी है, चावल की बुआई नहीं होगी, आगे आपके चावल का क्राइसिस भी आएगा, चावल भी शॉर्ट। बात की, लेकिन क्या सिर्फ हुकूमत का ही ये काम है, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं या मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो इनका डोमेन बनता है उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बेहतर करने के लिए? लीड तो इस पर गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है हर जगह, इसे पाकिस्तान का नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन उनकी प्रायोरिटी नहीं रही ना, जितनी भी माजी में हुकूमतें गई हैं किसी की प्रायोरिटी नहीं रही है। हाँ, जैसे मैंने कहा समझ नहीं आता, मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो हमारा पॉलिसी मेकर है वो एग्रीकल्चर नहीं समझता। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, अच्छा जब वो समझता नहीं है तो उस पर जिम्मेदारी तो है कि पॉलिसी बनानी है, फिर वो बुलाता है, अच्छा हमारे यहाँ पॉलिसी बनाता कौन है? दुनिया में हर चीज, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको ड्राइव मार्केट करती है, इकोनॉमी ड्राइव करती है, एग्रीकल्चर को भी इकोनॉमी ड्राइव करती है। हमारा एग्रीकल्चर डिस्कनेक्टेड है विद बिजनेस। हमारे यहाँ पॉलिसी कौन बनाते हैं? हमारे साथ पॉलिसी बनाते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेट अगर कोई इस वक्त फूड सिक्योरिटी का हेड है या कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या उसको पता भी हो। वो हो सकता है इससे पिछला उसका असाइनमेंट फाइनेंस सेक्रेटरी हो, उससे पहले वो शायद वर्क्स एंड सर्विसेज का सेक्रेटरी हो, आज वो एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी है। तो उसके लिए वो एक असाइनमेंट है, उसको उतनी वो नहीं होती। उसके साथ फिर लगते कौन है? एकेडमिशियंस होते हैं या आपके टेक्नीशियंस होते हैं। टेक्नीशियंस कौन है? जिसने सॉइल साइंसेज में पीएचडी किया हुआ है, जिसने एग्रोनॉमी में पीएचडी किया है, मास्टर्स किया है। इनमें से किसी के पास मार्केट नॉलेज नहीं होती, हाउ टू कन्वर्ट योर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल इनटू बिजनेस, इनटू कॉमर्स। तो वो डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट करता है। फिर वो पॉलिसी बनाते हैं कि जी टेक्निकल एंगल से पॉलिसी बनता है, इसमें मार्केट एंगल मिसिंग होता है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, फिर वो कि मार्केट वाले लोग हैं भी नहीं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी एग्रीकल्चर की तरफ नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? उसके पीछे भी एक पूरी वजूहात की लिस्ट है कि वो लॉ एंड सिक्योरिटी का उनका इशू था, वो नहीं जा सकते थे रूरल एरियाज में। फिर दूसरे जो सेक्टर्स थे, टेक्सटाइल या कंस्ट्रक्शन, उधर उनके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ थी कि उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ देखा नहीं। तो ये मैं कह ये रहा हूँ कि आपने एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। आपको एक टनल व्यू लेके मसले को हल नहीं कर सकेंगे। एक तो ये बुक है। दूसरी बात ये है कि सीड की बात हुई अभी। सीड में देखें, एक मसला ये आता है, जब आप इंपोर्ट पे जाते हैं ना, आपके यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन का एक लॉ है, सारी दुनिया में होता है। आप यहाँ से जेब में डाल के भी अगर किसी चीज़ का बीज लेके चले जाएं किसी यूरोप के मुल्क में या नॉर्थ अमेरिका में, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपसे वो बीज डिस्कार्ड किया करवाया जाएगा। आप फल भी यहाँ से अगर ले जाएंगे तो एक मिकदार से ज़्यादा तो आपको नहीं अलाउ होता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी, एक तो इसमें आपके यहाँ के जो कोई इसमें प्रॉब्लम्स हैं, कोई पेस्ट हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे पास। दूसरा ये कि हमारा जो इंडिजिनस बीज है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो हमारी जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर सकता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, मगर जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, हर चीज़ इंपोर्ट हो जाती है और वो फैल जाती है मार्केट में। तो जो आपकी अपनी इंट्रिंसिक, जो हमारे, देखिए हमारा बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है। हमारा अपना जो सब्जियां हैं, आलू है, आज भी आपका आलू जो है दुनिया में वैल्यू किया जाता है फॉर इट्स टेस्ट एंड टेक्सचर हमारा। तो जब आपके पास कंट्रोल नहीं होगा और चाइना से, इधर से, उधर से जो दिल चाहे बीज ले आए, तो वो मिक्स हो जाता है, फार्मर को नहीं पता होता। अब वो जो क्रॉप आती है तो उस क्रॉप की वो क्वालिटी नहीं होती। तो देयर आर मल्टीपल एरियाज ऑन विच यू नीड टू वर्क साइमल्टेनियसली। ये नहीं हो सकता कि आप, अच्छा पानी की भी हमने थोड़ी बात की, मैं उसको एक चीज़ में ऐड करूँ। हमारे यहाँ 60s में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना जिसका नाम था स्काप। ट्यूबवेल्स लगे पूरे, जो आपका इंडस बेसन है, जो आपका प्लेन्स हैं सिंध और पंजाब का, इसमें उस जमाने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करते हुए स्ट्रेटेजिकली इन्होंने प्लेस किए ट्यूबवेल्स जहाँ पे अंडर करंट वाटर अवेलेबल था। और उनसे उन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव हासिल किए। एक तो पानी की कमी पूरी हो रही थी और दूसरा जो सेमोथोर के वजूहात बनती थी, जो सब सॉइल वाटर है, जो
सरफेस पे आ जाता है उसको कंट्रोल कर रहा था। वो 80s के बाद या उसमें जाकर तबाह हो गए, वो उसमें चोरियां हो गई, उसकी मिसमैनेजमेंट भी। मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी भी वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है और उधर के लोगों की तनख्वाहें जारी, मगर ट्यूबवेल कोई भी नहीं चल रहा। इनको एक्टिवेट करें, इधर से पानी भी आपको मिलेगा इमरजेंसी के, और आपका जो हम जमीन की क्वालिटी की बात कर रहे थे, जो सेमोथोर की वजह से जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है वाटर लॉगिंग की वजह से, वो कंट्रोल में आएगी। तो ये हैं चीजें। तो ये जो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी भी बनी थी, वो थियोरेटिकल नहीं थी, मतलब उस पर कोई खास काम नहीं हुआ था? देखिए, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए हैं, मगर वो ये मेरा अपना ख्याल ये है कि वो पीस मिल में होते हैं। और दूसरी एक चीज, जो पॉलिसी है ना, खास तौर पर फूड सिक्योरिटी हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, इकोनॉमी की कोई भी पॉलिसी है, वो कम से कम 10 से 15 साल होनी चाहिए, और गवर्नमेंट चेंज के बाद उसको रिवर्स या उसको अमेंड नहीं करना चाहिए। मेरे जितने भी पैनलिस्ट आते हैं सब यही डिमांड करते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है, इकोनॉमी पॉलिसी, वो 15-20 साल होनी चाहिए और कोई भी हुकूमत आके उस पॉलिसी को चेंज ना करे, कंटिन्यूटी के साथ वो पॉलिसी। एक चीज बताऊं, फूड सिक्योरिटी हमारी इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट है हमारे लिए। ना तो ये जो एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हम कहते हैं बॉर्डर को सबसे कोई आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो भी कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। हमारी इंटरनल जो हमें लगता है कि जी ये कलंदम तंजीमें हैं, ये होंगी, इनको डील भी कर रहे हैं, ये वो थ्रेट है जिसको हमें पता भी नहीं है, और ये एग्जिस्ट करती है, ये टाइम बॉम्ब है, ये फटेगा, बहुत ज़्यादा फटेगा। और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि फूड राइट्स हो सकते हैं और किल्लतें हो सकती है सीरियस किस्म की फूड की, और उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिसी। शम्स आप तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किल्लत नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शम्स साहब का बहुत अच्छा, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा इनकी नज़र है और बड़ी डेप्थ में इनकी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो थोड़ा हटके, ग्रेन से हटके मैं आपको बताऊं। आप दूध और गोश्त को देखें, इस वक्त भी आप जितनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ेंगी उसमें लिखा होता है जी वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क, और हमारे पास डेयरी क्राइसिस, दूध ही नहीं है। हम मैं कह रही हूं मैं बताऊं, मैं 2002 या 2003 का डाटा मुझे याद है, रिटेल में दूध 20 रुपए किलो बिकता था। आज वो दूध कोई 200 रुपए को टच करने जा रहा है, अगर आप डब्बे की बात करें, और शायद जो अगर खुला दूध है तो 150 के आसपास है। डंडे मार मार के आप दूध की प्राइस कम कर रहे हैं, नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पीछे जानवर नहीं है, हमारे मीट एक्सपोर्टर्स फंसे हुए हैं, उनके पास ऑर्डर्स है, वो सर्विस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास पीछे लाइफ स्टॉक नहीं है, बुक्स पे है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसीज गलत रही हैं, हम अपने लाइफ स्टॉक को प्रीमेच्योरली स्लॉटर करते हैं, हमारे पास मीट इंडस्ट्री नहीं है, हमारा डेयरी सेक्टर जो है वो हमारे मीट को सप्लाई कर रहा होता है, मीट के गैप को प्लग कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यस, कुछ जगह हैं जहाँ पे हम शायद अल्लाह करेगा इतने बुरे हालात नहीं आएंगे, मगर कुछ जगह हैं। और देखें, अगर ऐसा है भी तो मैं अगर पॉलिसी लेवल पे बात करूं तो वीट इज़ वन थिंग ऑन विच यू कांट टेक रिस्क, कि हमारी स्टेपल क्रॉप है, हर घर में वीट आता है, गरीब से गरीब आदमी आटा खरीदता है। मेरा नहीं ख्याल, मैं एग्री नहीं करूंगा कि हम बड़े आराम से जवार की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या मकई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हम रोटी जो खाएंगे हम गंदम की खाएंगे। यूनुस साहब, लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगे आप? एक सारी बातों में मैं सोच रहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शायद मिस कर गए, वो है मिडिल मैन का रोल, जो शायद इनडायरेक्टली हमने उसको बात की, होर्डिंग की बात हुई, और उसको बहुत मुश्किल है ख़त्म करना, मगर किया जा सकता है। और वो मेरी नज़र में, इस पर फिर कभी जब टाइम होगा तो उस पर डिटेल में बात हो सकेगी, कि जब आप ग्रोअर को मार्केट से कनेक्ट करेंगे और आप एग्री, जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स बिजनेस लगाएंगे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। जब वो कनेक्ट होगा तो मिडलमैन ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो जाएगा, शायद 100% कंप्लीट खत्म ना हो। तो ये एक चीज़ रह गई थी जो मैं कमेंट करना चाहता था, कि ये जब पॉलिसी हो तो उसमें एग्री फाइनेंसिंग के इशूज़ हैं, वो जब आएंगे तो आपके जो ये आरती से वो बोरो करके अपनी फसल उगा रहा होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है, ये वो इशूज़ हैं जिन पे बात करने और समझने की जरूरत है, और मसले के